नमस्कार साथियों, एग्जाम यात्रा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं अजीत आपके साथ जीएस के इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिसको हम राज व्यवस्था या पॉलिटी कहते हैं, जो मूलतः हमारे संविधान और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा है, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे और हम देखेंगे कि ये हमारे सामान्य अध्ययन के विषय का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसको हम कैसे आसान भाषा और आसान तरीके में समझेंगे और जो आपको अपने एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करने में सहायता मिलेगी। तो हमारे साथ बने रही एग्जाम यात्रा यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी पॉलिटी की क्लास। तो चलिए देखते हैं कि पॉलिटी से हम समझते हैं। जैसा हमने कहा कि पॉलिटी का मतलब होता है कि राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का मतलब किसी देश और राज्य का शासन प्रशासन कैसे संचालित होता है, उसका प्रावधान कैसे दिया रहता है। तो आधुनिक समय में लगभग सभी देशों का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार वहाँ की सरकार शासन प्रशासन का क्रियान्वयन होता है। उसी प्रकार भारत में भी भारत का संविधान है। तो राज व्यवस्था हम देखते हैं कि भारत की केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, जो सरकार के अंग वो कैसे कार्य करते हैं। तो विस्तृत रूप में राज व्यवस्था में इन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जब हम राज व्यवस्था में आते हैं तो राज व्यवस्था का जो वर्तमान विधान है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों का अधीन था। हमको 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता मिली। उसके बाद हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जो वर्तमान संविधान कार्यरत है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको इसमें नहीं कि ये जो संविधान वर्तमान समय कार्यरत है, इस संविधान का निर्माण एक चरणबद्ध तरीके प्रक्रिया के द्वारा हुआ और ये प्रक्रिया के द्वारा हम इसके ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे पढ़ते हो आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन, खासकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया गया था, वो संवैधानिक विकास की अवधारणा के साथ अति निकट रूप से जुड़ी है। तो आप इस कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तो आप एक ही साथ दोनों विषय को कवर कर सकते हैं, कुछ स्वतंत्रता आंदोलन की चीजों को और संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को। अब देखिए, हमने कहा कि राज व्यवस्था, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। राज व्यवस्था हमने बताया कि सरकार कैसे कार्य करती है, सरकार के अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या स्थानीय प्रशासन, वो सारी जो गतिविधियां किस में आती हैं, राज में की व्यवस्था में। इसको हम पॉलिटी कहते हैं पूरी चीज। अब देखिए, जब भारत के पॉलिटी की हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया कि भारत के संविधान का निर्माण एक सतत संवैधानिक प्रक्रिया और शासन प्रशासन के क्रमिक विकास के रूप में हुई। तो इस विकास क्रम को हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे संवैधानिक विकास का आरंभ कैसे हुआ। तो इसमें दो चीज होती है। आपको पता है कि जब मुगल साम्राज्य कमजोर होता है, मराठाओं की शक्ति कमजोर होती है और दूसरी तरफ लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में तमाम व्यापारिक यूरोपीय कंपनियां आती, जिसमें डच, पुर्तगीज, अंग्रेज, फ्रेंच सारे लोग आते हैं। लेकिन अंतोगत्वा जो होता है, कुछ दक्षिण भारत के युद्ध होते हैं जिसमें बांडीवास का हुआ, सारी युद्ध हुए, वहाँ फ्रांसीसी शक्ति को क्या कहते हैं, अंग्रेज कमजोर कर देते हैं। दूसरे तरफ उत्तर भारत में बंगाल और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में दो प्रमुख युद्ध होते हैं, जिसमें 1757 का पलासी का युद्ध होता है, 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। इस प्रकार अंग्रेजों की सैनिक शक्ति और आर्थिक शक्ति उत्तर भारत में विशेषकर और दक्षिण भारत के समुद्री हिस्सों में स्थापित हो जाती है। और आपने भी और घटना पड़ी होगी कि शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को क्या किया था, दीवानी वसूलने का अधिकार प्राप्त कर दिया था। तो राजस्व का भी प्रशासन, सैनिक रूप से भी अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ हो गए। समुद्र में उनका कोई चुनौती देने वाला ना डच रहे, ना फ्रांस के लोग रहे, फ्रेंच लोग रहे। तो इस प्रकार उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई और एक तरह से पूरा उत्तर भारत, विशेषकर बंगाल से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो शासन था, वो अंग्रेजों के लगभग प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। तो देखिए, अब आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने बताया कि दो चीजों पर उसने क्या किया, दो महत्वपूर्ण घटना क्या हुई। दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने फ्रांस की कंपनी को हराया या पराजित किया। एक ये घटना है। इसका कारण क्या हुआ कि जो दक्षिण भारत के भी व्यापारिक और सामुद्रिक नियंत्रण था वो अंग्रेजों के तरफ आ गया। उसके बाद क्या होता है, उत्तर की घटना में उत्तर बंगाल था, पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर देखिए, इतिहास हो या संविधान हो, अगर हम इसे भौगोलिक क्षेत्रों के साथ समझते हैं तो हमारी जो कंपटीशन तैयार होती है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है कि आरंभ किसी शासन का, वंश का कैसे हुआ। तो अगर भूगोल के संदर्भ में देखें, मैप के द्वारा हमारे दिमाग में बनेगा तो एक चित्र बनता है जो आपके भूगोल, इतिहास सारे विषयों के रूप में क्रमिक रूप से आपको याद रहता है। तो अंग्रेजों का अगर कहा जाए कि आरंभिक प्रसार कहाँ हुआ था तो बंगाल और उत्तर भारत के मैदानी भागों, विशेषकर गंगा का मैदानी भाग। अब इसमें दो लड़ाई होती है। एक सत्रह सौ संतावन, अक्सर आपके इतिहास में पूछा जाता है पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757। और दूसरा 1764 में बक्सर का युद्ध। इन युद्धों के कारण बंगाल, बिहार, यूपी और मुगल साम्राज्य और नवाबों की निर्णायक रूप से पराजय हुई थी अंग्रेजों के सामने। तो जो सबसे बड़ा साम्राज्य एक तरह से कहा जाता था मुगल, वैसे ही कमजोर हो गया था। और इन दोनों युद्धों के बाद नवाब और सबकी शक्ति कम हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी निर्बाध रूप से शक्ति के रूप में उभरी। तो ये घटनाक्रम था। अब इसके बाद देखिए इसका परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके अधिकारी और कर्मचारी भारत के व्यापार से अति मुनाफा कमा रहे थे, क्योंकि यहाँ से वो विनिर्मित माल ले जाते थे और इंग्लैंड में बेचते थे। भारतीय हस्तकरघा जो भी निर्मित कृषि उत्पाद थे वो यूरोपीय सामान से उत्कृष्ट होते थे और इनमें इन व्यापारिक कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे, जो अन्य जगहों से व्यापार करते थे या इंग्लैंड में अपने गृह में व्यापार करते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति से प्रभावित हुए कि भैया इतनी अगर ताकतवर ये लोग हो गए हैं तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था पे अपना वर्चस्व कर लेंगे। और फिर एक घटना घटती है 1750 में, जिसको हम कहते हैं, कहा जाता है 1750 के समय इंग्लैंड में क्या हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति, इसके परिणाम स्वरूप अब इंग्लैंड में कच्चे माल की आवश्यकता हुई और यहाँ के मशीनों के द्वारा निर्मित बाजार की आवश्यकता हुई। तो इसके लिए वहाँ की सरकार पे वहाँ के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने दबाव डाला कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को सीमित करिए, क्योंकि हमें नए बाजार की और कच्चे माल की आवश्यकता है। तब जाके वहाँ की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और आर्थिक सारी चीज़ों पे प्रतिबंध या नियंत्रण करने के लिए एक एक्ट लाती है, जो कि आपके संविधान का आरंभिक आधार है। उसको हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहीं से हमारे संविधान की जो है विकास गाथा का आरंभ होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, अभी तो ऐतिहासिक चीज हो गई, अब हम राज व्यवस्था के रूप में देखते हैं कि इसका क्रम क्या है, किन किन फेजों में, किन किन चरणों में संविधान का विकास हुआ। अब देखिए, अब इसमें हम देखते हैं राज व्यवस्था में हमें दो चीज पढ़ना है,
भारतीय संविधान का विकास एवं निर्माण, यानी भारतीय संविधान का उन्होंने बनाया कि एक ऐतिहासिक विकास क्रम था। तो संवैधानिक विकास कैसे हुआ और उसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसमें जब हम आते हैं तो हमने बताया ना कि यहाँ पे आरंभिक शासन किसने स्थापित किया, यूरोपीय कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी। तो 1773 से लेके 1853 का जो काम होता है, कार्यकाल होता है संवैधानिक विकास का या संवैधानिक सुधार का, तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए नीतियां बनती हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि 1773 से 1853 तक का जो संवैधानिक विकास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास माना जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति, जिसको हम पहला स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत में सैनिक विद्रोह होता है, जिसको हम सैनिक विद्रोह, सिपाही म्यूनिटी भी कहते हैं, म्यूटिनिटी। तो 1857 की क्रांति के बाद इंग्लैंड की सरकार ये आवश्यकता महसूस करती है कि अब कंपनी के द्वारा भारत का शासन चलाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार क्या होता है कि 1853 तक जितने भी संवैधानिक सुधार होते हैं उसके अलग, अब यहाँ पे क्या होता है, शासकीय स्तर पे परिवर्तन होता है, विधायी रूप से परिवर्तन होता है। और जो 1773 से 1853 तक गवर्नर जनरल की व्यवस्था होती है उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। अब दो पद सृजित किए जाते हैं, एक गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगता है, दूसरा एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाता है, भारत सचिव, जो ब्रिटेन की कैबिनेट का मंत्री होता है, भारत संबंधी शासनिक मामलों का क्या होता है, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी का जो संविधान था इंग्लैंड से नियम बन के आते थे, कंपनी उसको फॉलो करती थी। फिर जब ब्रिटिश क्राउन का अंतर्गत हुआ तो ब्रिटिश सरकार जो है कानून बनाती थी और यहाँ पे वायसराय की कार्यकारिणी में इंप्लीमेंट किया जाता, उसको लागू किया जाता था। धीरे धीरे वायसराय की कार्यकारिणी को बढ़ाया गया, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जाने लगी, आगे चल के कुछ भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व दिया गया, धीरे धीरे विधानसभा और विधायी रूप का स्वरूप प्रदान किया गया और तक ये व्यवस्था चलती रही 1935 तक। इसके बाद भारत के संविधान में जो सबसे बड़ा मोड़ आता है 1935 का अधिनियम है, जिसको आज लगभग हमारे संविधान में उसकी 200 धाराओं को थोड़े मोड़े परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया है। तो 1858 से 1935 तक का जो संवैधानिक विकास है उसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम की बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। 1909-19 का भी है, इसका हम क्रमवार बिंदुवार चर्चा करेंगे और डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या होता है। उसके बाद क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है, भारत में स्वतंत्रता की मांग छिड़ जाती है। गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो का नारा दिया था। एक तरफ सैनिक नौसैनिक विद्रोह हो जाता है, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस का INA का हो जाता है। इस प्रकार अंग्रेज सरकार को लगता है कि भारत में प्रत्यक्ष शासन चलाना संभव नहीं है। तो जो इटली की होती है, जून में घोषणा होती है कि भारत 1948 जून तक आज़ाद कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है, प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्यों को लेके। तो संविधान सभा का गठन, उसमें क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, देश का बंटवारा, इन सारी चीज़ों को हम संविधान सभा के गठन के रूप में जब पढ़ेंगे तो उस पर बिंदुवार हम चर्चा करेंगे एक एक चीज़ों का, कितने प्रतिनिधि चुने गए, कहाँ कहाँ के प्रांतीय अधिवेशन में थे, कौन कौन से लोग शामिल हुए थे, कौन कौन सी कमेटी बनी थी, और संविधान कितने दिन में बना, कितनी बैठक हुई, प्रथम वाचन कब हुआ, दूसरा कब हुआ, और कब कितने प्रावधानों के साथ पहले लागू किया गया, बाद में कंप्लीट संविधान कब लागू किया गया। इस प्रकार हम पूरी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को देखेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टडी का सेकेंड चीज आएगी वो क्या आएगी, आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के शासन के अंतर्गत जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, जिसकी हमने आपसे चर्चा की थी, वो क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो कंपनी के शासन के अंतर्गत हमने बताया कि पहला जो क्या था वो रेगुलेटिंग एक्ट ही था संवैधानिक विकास के रूप में। देखिए, कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक क्रम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। अब देखिए इस अधिनियम की क्या है, आप फैक्ट्स के रूप में देखिए। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए। पहला,
बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अभी तक जो था गवर्नर जो था कंपनी का, वो अपने आर्बिट्रेरी स्वेच्छा से निर्णय लेता था, लेकिन अब क्या किया गया कि गवर्नर के साथ साथ 3 अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया गया, यानी गवर्नर प्लस 3 अन्य सदस्य, यानी कुल 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। यानी इसकी एक परिषद का निर्माण किया गया जिसको गवर्नर जनरल की परिषद कहा गया। यानी जो अकेला गवर्नर था अब उसके ऊपर एक परिषद ला दी गई। बंबई और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। आरंभ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने 3 जगह शासन स्थापित किया जिसको हम प्रेसिडेंसी व्यवस्था कहते हैं। पहला कोलकाता प्रेसिडेंसी था, दूसरा मुंबई था, तीसरा मद्रास जिसको आज चेन्नई बोला जाता है। इन प्रेसिडेंसी तो यहाँ के भी जो गवर्नर थे स्थानीय शासन को देखने के लिए उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी एकात्मक जो इसको कहते हैं यूनिटेरी व्यवस्था, यानी ये गवर्नर जनरल हुआ, बंगाल का गवर्नर है लेकिन उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, अन्य 2 गवर्नर्स को उसके अधीन कर दिया गया। तो एक तरह से एकल शासन व्यवस्था की स्थापना का भी आधार कहा जा सकता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जो वर्तमान में आप सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। इसका स्थापना भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, यानी आपको ये ध्यान रखना होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन किस सन में की गई तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 1774 में उच्चतम न्यायालय की कोलकाता में स्थापना की गई। इसमें कितने न्यायाधीश थे? मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी गवर्नर जनरल में भी 4 सदस्य थे जिसमें गवर्नर जनरल था और 3 अन्य सदस्य थे। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में भी एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। यहीं से उच्चतम न्यायालय की और इसके अधिकार क्षेत्रता जो थी वो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पे भी थी। इस अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। देखिए ध्यान दीजिए, अधिनियम में कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स, इसका काम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए तथा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए होता क्या था, यहाँ के रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से गवर्नर बने थे, तो उन्होंने इंडिया से इतना लूटपाट का पैसा ले गए थे कि वो इंग्लैंड में सबसे महंगे लोगों में गिने जाने लगे, सबसे धनी में। और देखिए एडमंड बर्ग जैसा जो महान विचारक था उसने हाउस ऑफ कॉमन में इसका विरोध किया था, इस पे मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। तो इस प्रकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन ही किया गया था कि कर्मचारी कंपनी के अलावा भी अपना निजी व्यवसाय करते थे और दूसरी तरफ कंपनी इंग्लैंड में खुद ऋण लेती थी और घाटा दिखाती थी और उसके कर्मचारी निजी व्यापार से अपना निजी संपत्ति इकट्ठा करते। तो इस परिप्रेक्ष्य से न कि भारत के शासन, उनका अपना व्यापारिक हित था इसके मूल में, इसके आधार पर इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करती थी? कंपनी के निजी कर्मचारियों और कंपनी पे नियंत्रण के लिए स्थापित की गई। तो इस प्रकार मोटा मोटी 1773 के प्रावधान के लाने के पीछे का ये तात्पर्य है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे और इसका उद्देश्य क्या था आपने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 1773 का जब एक्ट आया तो कोई भी कानून तो अपने पूर्ण होता नहीं, वो भी इंडिया में एक्सपेरिमेंटल था। तो इसके बाद बीच में 2 छोटे छोटे संशोधन आते हैं। वो आता है 1781 का संशोधन और 1784 का, जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। देखिए संवैधानिक विकास में इन सारे चरणों में नाम भी पूछा जाता है, किस सन में आया, क्या क्या प्रावधान किए गए, आपको बहुत अच्छे से इसको समझना होगा। तब उसके बाद क्या होता है 1781 का संशोधन अधिनियम। अब इसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार रखने लगी। बंगाल विभाजन से पहले या 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ था, उससे पहले बिहार और उड़ीसा भी बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत थे। तो एक प्रावधान कब किया गया? 1781 में। इसको क्या किया गया? बिहार और
उड़ीसा की सरकार को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, जिसको कोलकाता प्रेसिडेंसी कहते हैं, उसके अंतर्गत कर दिया गया। उसके बाद देखिए जो इससे इंपॉर्टेंट है 1781 में ये कि बिहार और उड़ीसा को इसमें क्या किया, इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। अब देखिए क्या है, इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया, यानी राजनीतिक प्रशासकीय कार्य अलग किए गए और ट्रेड जो था व्यापार उसको अलग किया गया, यानी इस तरह सेपरेट किया गया कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं इस तरह होंगे और व्यापारिक कार्य इस तरह होंगे। इसके लिए किसको किसको नियुक्त कर दिया है, ये प्रावधान किया गया। दोहरी शासन प्रणाली का आरंभ, व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी व्यवसायिक कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे प्रशासन संभालने लगी तो रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट है कि उसके व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग किए जाए। तो व्यापारिक कार्यों को पूरा करने के लिए कौन बनाया गया, देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनका अपना आर्थिक हित जुड़ा होता था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, यानी जो निदेशकों की परिषद थी जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। और राजनीतिक मामलों एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देखिए कंट्रोल जो है वो क्या काम करते थे, राजनीतिक मामलों को देखते थे, और डायरेक्टर्स जो होते थे वो व्यापारिक मामलों को देखते थे। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये प्रावधान किया गया। अब देखिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया या भारत शासन अधिनियम, जितने भी अधिनियम आए, तो दूसरा अधिनियम लगभग ये माना जाता था कि 20 साल बाद उसका नया संशोधित रूप आएगा। लेकिन बीच में जैसे छोटे छोटे कुछ अधिनियम आ जाते हैं, जिसमें 1781 का और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट सर्वप्रथम लाया गया था। 1781 में आपको पता है बिहार और उड़ीसा को विधि बनाने शक्ति कलकत्ता प्रेसिडेंसी को दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट में व्यापारिक और राजनीतिक के लिए अलग किया गया। डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों को देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है प्रशासकीय राजनीतिक चीजों को देखते थे। अब देखिए उसके 20 साल बाद रेगुलेटिंग एक्ट के 20 साल पूरा होने पे जो अगला चार्टर आया उसको कहते हैं 1773 का चार्टर, मतलब शासकीय आदेश अधिनियम। अब देखिए 1773 में क्या हुआ और 93 में जो आता है, कैसे इसमें परिवर्तन किया जाता है और संवैधानिक विकास की अगली प्रक्रिया को देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन इत्यादि का खर्च भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया, यानी जो राजस्व वसूलती थी कंपनी, अब इसके जितने भी डायरेक्टर और बोर्ड के सदस्य रहते थे, अगर भले ही वो इंग्लैंड में रहते हो, लेकिन उनका वेतन भत्ता किससे दिया जाता था, भारतीय खजाने या राजस्व से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व वसूलती थी। अभी हुआ 1793 में हुआ कि जो बोर्ड के सदस्यों का जो वेतन होता था वो भारतीय राजस्व से देने के। अब देखिए आपका परीक्षा में सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय राजस्व से वेतन और भत्ते देने के डायरेक्टर और सदस्यों की हुई, किससे हुआ, 1793 के चार्टर अधिनियम से। ऐसे आपको क्रॉनिक ऑर्डर में पढ़ना है। अब देखिए अगला आता है उसके 20 साल बाद, फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। अब देखिए 1813 में क्या संशोधन किया जाता है और क्या संवैधानिक विकास की अगली प्रक्रिया पूरी होती है। तो कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। देखिए अभी तक जितनी भी व्यवस्था थी, इंग्लैंड की एकल कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत से व्यवसाय करती थी। हमने बताया कि 1750 में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई और 30-40 सालों में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव बढ़ गया। अब इंग्लैंड विश्व के सबसे अधिक निर्मित सामानों का उत्पादक बन गया। तो इस प्रकार क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले नियंत्रण किया गया, धीरे धीरे उसके व्यापार का जो एक अधिकार था, भारत से कोई सामान इंग्लैंड या यूरोप में बेचने ले जाने का, वो अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को था। अब अन्य कंपनियों को अधिकार दिया गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अभी इतनी शक्तिशाली थी इंग्लैंड के राजनीति में, उसने दो चीजों को अपना विशेषाधिकार अभी भी बनाए रहा। वो था चाय, यानी चाय के धंधे में वो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा चीन के साथ। इसके बाद आपको पता होगा कि चीन के लोगों को भारत से अफीम ले जाके खूब पिलाया गया अफगानिस्तान से। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी यहाँ भी अपनी बादशाहत अभी कायम थी चाय, और चीन के साथ उसका विशेषाधिकार बना रहा, एकाधिकार बना रहा। लेकिन अन्य कंपनियों को भी अनुमति दी गई भारत से व्यापार करने के लिए। 1813 का चार्टर अधिनियम है। अभी तक परीक्षा में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं कि किस चार्टर एक्ट के तहत
चाय और चीन पे कंपनी का एक अधिकार बना रहा था 1813 में। फिर पूछा जाएगा कब कंपनी के व्यापार के अधिकार को खत्म किया गया, तो वो भी आंसर क्या होगा 1813 के चार्टर अधिनियम से। इसी अधिनियम के तहत देखिए दूसरा क्या क्या है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने स्कूल खोलने की छूट दी जाती है। इसी एक्ट के तहत भारत में स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार मिलता है, यानी जो लोकल बॉडी आज की नगर पालिका या ग्राम पंचायत कहते हैं उसको कुछ सीमित मात्रा में शुल्क लगाने का अधिकार भी दिया जाता है। लेकिन 1813 का जो मेन है वो है कंपनी की मोनोपोली खत्म की जाती है, लेकिन चाय और चीन के साथ उसकी मोनोपोली विशेषाधिकार बना होता है। अब कहा जाएगा ईसाई मिशनरियों को किसके तहत अधिकार दिया गया भारत में प्रचार करने विद्यालय खोलने का, तो वो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इसी प्रकार स्थानीय सरकार को सीमित रूप में टैक्स लगाने की अवधारणा कब आई, 1813 के चार्टर अधिनियम। अब इसके 20 साल के बाद एक नया चार्टर आता है जिसको हम 1833 का चार्टर अधिनियम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं 1833, यानी फिर 20 साल बाद जो अगली श्रृंखला आती है उसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं और क्या क्या हो चुके हैं, थोड़ा आप रिमाइंड करेंगे। 1833 का इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया है। एकाधिकार उस पे किस पे था, चाय और चीन के साथ व्यवसाय पे एकाधिकार था, वो 1833 में क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। मुख्य कार्य भारत का प्रशासन चलाने, यानी इसके व्यापारिक शक्तियों को खत्म करके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को दे दी जाती है, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ अपने क्षेत्र में अधिकार भी बढ़ा लिया था, कुछ अन्य लोगों को पराजित करके धीरे धीरे इसकी महत्वाकांक्षा जो है इंग्लैंड की सरकार का नियंत्रण हो गया। तो व्यापारिक होने के बजाय इस देश में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने का था। तो 1833 में क्या किया गया, चाय और चीन के व्यवसाय को खत्म करके इसको केवल एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया गया अंग कि आप शासन करिए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था लेकिन वो बोला जाता था बंगाल का ही गवर्नर, भले उसके अंदर मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी थी, लेकिन 1833 में अब इसको बंगाल का ना कह के भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसमें अक्सर प्रश्न पूछता है कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे। प्रश्न पूछता है, और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, और इन्हीं को क्या बनाया गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अब देखिए, विधि निर्माण के लिए गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति हुई। अभी तक 3 सदस्य थे, तो जो चौथा सदस्य था वो कौन था, विधि निर्माण से संबंधित था, और मैकाले को पहला विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। जो आप लॉर्ड मैकाले सुनते हैं उसकी नियुक्ति किसके अंतर्गत की गई थी, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, विधि सदस्य के रूप में। बंबई मद्रास के गवर्नर की विधायिका शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश पे कानून, अब देखिए अभी तक थोड़ी संघीय व्यवस्था थी कि मद्रास का और बंबई का गवर्नर कुछ कानून बना सकता था, लेकिन जब अखिल भारतीय रूप में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो वहाँ विधायी शक्तियां खत्म कर दी गई। अब गवर्नर जनरल को हर जगह विधि बनाने का एक अधिकार हुआ, और इसके तहत चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो 1833 का जो है ये चार्टर एक्ट सबसे महत्वपूर्ण है, यानी धीरे धीरे अखिल भारतीय शासन का स्वरूप एकल शासन व्यवस्था, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया, केवल प्रशासकीय शक्तियां उनके पास रखी गई। अब उसके बाद जो आता है 20 साल बाद नया चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा विधायी और प्रशासकीय कार्यों का अलग किया गया, यानी जो विधान बनाने का कार्य और प्रशासकीय कार्य अलग। जैसे आप आधुनिक समय में शासन को क्या पढ़ते हैं कि शासन में सेपरेशन, चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए, एक दूसरे पे नियंत्रण रखनी चाहिए। तो इसका आरंभ 1853 में विधायी यानी कानून बनाने का कार्य अलग किया गया, प्रशासनिक कार्य अलग किए गए। तो इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, लेजिस्लेटिव बॉडी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का सेपरेशन किया गया, यानी कार्यपालिका और विधायिका को अलग अलग किया गया।
सिविल सेवा भर्ती के लिए पहली बार जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसकी प्रतियोगिता का 1854 में मैकाले की समिति जो गठित की गई थी, वही मैकाले विधि सदस्य वाला, उसी के द्वारा पहली बार प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, यानी एक विधान परिषद बनाई, जो आज की संसद देखते हैं या राज्यों में विधानसभा देखते हैं, तो केंद्र के स्तर पे केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल परिषद में 6 सदस्यों से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और यूपी, जिसको संयुक्त प्रांत कहते हैं, इसका मतलब वर्तमान यूपी, इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है, किया जाना था। यानी 6 सदस्य 4 का चुनाव एक बंगाल से, एक मद्रास से, एक मुंबई और एक यूपी से किया जाता था। कुल 6 सदस्य थे उसकी परिषद में। इस प्रकार हम देखें कि जो कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास 1773 से लेके 1853 के चार्टर अधिनियम तक चला। इसके बाद हम नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बाद, जब गवर्नर जनरल को समाप्त करके वायसराय लाया गया, भारत सचिव लाया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम उसकी चर्चा करेंगे अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।